हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, हमारा क्यूट सा प्यारा सा पैंडा जो है वो आ गया है आपको वेलकम करने, राइट। और जहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में वो आप लोगों को वेलकम करता है। और इसका मतलब है कि आप आ चुके हैं कहाँ पे, स्टेप अप एकेडमी में। और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली क्लास 10th का ही चल रहा है हमारा, और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 की जो पोएम है, बेसिकली पोम बोलते हैं जैसे आजकल आप लोग, तो बेसिकली हम वो पढ़ने वाले हैं। और नाम इस पोएम का क्या है? इस पोएम का बड़ा मज़ेदार सा नाम भी है और बड़ा मज़ेदार सा कंसेप्ट भी है, ठीक है। मतलब एक बड़ी अलग सी बात है इस पोएम की कि इसको जो लिखने वाली जो लेखिका हैं इसकी, जो पोएटिस हैं इसकी, पोएट भी कह सकते हैं आप, जो पोएट हैं इसकी वो हैं कैरोलिन वेल। और वो बहुत ज़्यादा फेमस है, एन वेल की वो बेटी हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही, उनकी मदर भी, उनके पेरेंट्स भी। और इसमें एक बात उनके बारे में है कि वो मिस्ट्री राइटर रही। वैसे तो अपने 10 साल का उनका जो करियर स्पैन रहा तकरीबन, उसमें उन्होंने बहुत सारी मिस्ट्री के ऊपर चीज़ें लिखी। बट ये जो पोएम है ये बड़ी ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस पोएम मतलब आप कह सकते हैं कि 6 स्टैंजास में ये जो पोएम है वो डिवाइडेड है, ठीक है। और उसमें अलग अलग उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग किसी एनिमल को लिया है और उसको आपको एक्सप्लेन किया है, उसके जो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और बाकी चीज़ें हैं उसके थ्रू, राइट। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मज़ेदार सी पजल सी पोएम है। बड़ा मज़ा आता है उसको, जैसे अगर आपको लगता है ना जैसे पजल सॉल्व करने में मज़ा आता है, वैसे ये पोएम पढ़ने में भी मज़ा आएगा आपको। और दूसरा हम ये कह सकते हैं क्योंकि मिस्ट्री राइटर हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिस्टीरियस एलिमेंट जो है अपनी ह्यूमरस पोएम में भी डाला हुआ है, ठीक है। तो वो भी एक पार्ट है इसका। और दूसरी बात यहाँ पे जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कितनी क्यूट सी पोएम है, और पूरा किंगडम जो एनिमल है, एनिमीलिया जिसको हम कहते हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे आपको हिरन नज़र आ रहे हैं, राइनो नज़र आ रहा है, बड़ा सा एलिफेंट बाबा नज़र आ रहा है, जेब्रा है, जिराफ है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको, बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारे पशु पक्षी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हमें थीम जो है वो क्लियर हो गई है। दूसरी बात, थीम हमें नाम से भी क्लियर आ जाती है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स थोड़ा सा ऑड सा, थोड़ा सा ऑफ बीट, ऑफ ट्रैक सा नाम है अगर हम देखते हैं तो। अगर हम कंसिडर करते हैं किस मामले में, कंसिडर अगर हम करते हैं कि पोएम के नाम के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हमारी पोएम भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लेट्स सी दैट। अब यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू एवर शुड go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई? यहाँ पे बात हो रही है एशियाटिक लायन की। और राइट, और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन क्या किया है? एशियाटिक लायन की रोर की बात की है उन्होंने। और आपको क्या बताया गया है कि जंगल इन द ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एशियाटिक लायन पाए जाएंगे। if ever you should go by a chance to the jungle in the east, अगर कभी आपको by chance अगर आप जंगल गए कहाँ के? ईस्ट के। and if there should to you advance a large and tawny beast, large and tawny beast बोला गया है किसको? हमारे एशियाटिक लायन को। और वो कहा जाता है क्या? if he roars at you as you are dying, you know it is the Asian lion। ठीक है, अब आपको यहाँ पे राइमिंग के इसमें लिखा गया है, इस वजह से यहाँ पे आप एक तरह से इन्वर्जन भी महसूस कर पा रहे होंगे। इन्वर्जन इन पोइट्री का मतलब क्या होता है? जब एक नॉर्मल कोर्स ऑफ राइटिंग होता है या एक नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो फॉलो होने चाहिए, जब उसको पोएट या ऑथर जो है अपने डिस्क्रिप्शन पे, लिटरेरी डिस्क्रिप्शन पे उसको चेंज कर देता है, उसको हम कहते हैं एक तरह से, उस टेक्निक को हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, मतलब एक तरह से जिस तरह से उसको लिखा जाना चाहिए आपने उसको थोड़ा सा घुमा के प्रेजेंट कर दिया, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि आप उसको किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया, कि उसमें जो शब्द हैं उनका मतलब तो वही रहा, लेकिन जो उनका सिंटेक्स है वो आपने चेंज कर दिया अपनी बात को थोड़ा सा ज़्यादा लिरिकल या पोएटिक बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट उस पर। Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब आपको क्या पता चल रहा है भाई? अब आ गए हम एशियाटिक लायन से, आ गए हैं हम किसके पास? द रॉयल बंगाल टाइगर के पास। द रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में क्या बोला है उनने? कि अगर आपको, और इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड, और किसी टाइम अगर आप रोम कर रहे हैं अराउंड अ
नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल वाइल्ड बीस्ट बोला गया है किसको? द रॉयल बंगाल टाइगर को। नोबल क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली नोबल, रॉयल, रॉयल्टी, रिगेलिया कूट कूट के भरा हुआ है अगर किसी उसमें, अगर किसी एनिमल में। और हमारा इसी वजह से शायद हमारा, अगर आप बात करते हैं तो हमारा नेशनल एनिमल भी जो है वो टाइगर है, क्योंकि उसका जो रिगेलिया है, उसकी जो नोबिलिटी है, उसकी जो एरिस्टोक्रेसी है वो बिल्कुल टपकती है उसकी चाल ढाल हर चीज़ से उसके, राइट, उसके डिमिनस है। उसमें क्या होते हैं? ब्लैक स्ट्रिप्स है काहे पे? येलो ग्राउंड पे। येलो ग्राउंड मतलब उसकी स्किन को बोला है येलो ग्राउंड, और उसके ऊपर क्या है? काले रंग की धारियां हैं, जो कि हम जानते हैं। आप जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई साहब कि हम कार्निवोरस प्राणी की बात कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, और अगर चाहे तो अगर आप उसके सामने गए तो आपको खा भी सकता है। ऑलराइट, ये आप जानते हैं। सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ठीक है, यहाँ पे बात हो गई बंगाल टाइगर की, तो अब हम एशियाटिक लायन और बंगाल टाइगर दोनों से मिल चुके हैं। तीसरे पे आते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is leopard. यहाँ पे लेपर्ड दिख रहा है आपको, तेंदुआ। लेपर्ड और चीते में और प्यूमा में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है, राइट। अभी आपको चीते, तो आपको मालूम है कि इंडिया में खूब सारे चीते आए हैं। कहाँ से आए हैं? नामीबिया से आए हैं, राइट। और हमारे यहाँ चीते ख़त्म हो गए थे। लेकिन तेंदुआ या लेपर्ड अगर आप किसी भी जू में जाते हैं या आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी सेंचुरी में भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और बहुत ख़तरनाक होते हैं। वाइल्ड कैट ही है ऑफ कोर्स, लेकिन ख़तरनाक इस सेंस में भी होती है कि ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं, कहीं पे भी चढ़ जाते हैं, अनलाइक दी टाइगर, ठीक है। और इस वजह से इनको बहुत खतरनाक माना जाता है एंड बहुत एजाइल भी होते हैं ये, राइट। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ द बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। पेपर्ड मतलब ऐसे स्पॉट्स हैं बॉडी में, ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, इनके लिए बोला गया है। As soon as he leapt on you, leapt मतलब छलांग मारना, you'll know it's a leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने किसकी बात हो रही है भाई? अभी हमने मिल लिया किससे? एशियाटिक लायन से भी अपनी मुलाकात हो चुकी है, रॉयल बंगाल टाइगर भी हमें मिल गया है, और फाइनली हमें लेपर्ड भी मिल गया है। तो अभी हम फैमिली ऑफ बिग कैट से मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, पोएट। नाउ if when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess, he'll give you just one more caress. अब मैं आपको बता दूं कि जितनी अच्छी पिक्चर उन्होंने खींची है उतने होते नहीं है। जब हम ग्रिजली बेयर्स की बात करते हैं तो दे आर वेरी 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 डेंजरस, राइट। ग्रिजली बेयर अगर आपको जंगल में मिल रहे हैं तो बिल्कुल उनको जाके हक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उल्टे कदम भाग लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होते हैं और वो बिल्कुल ऐसे कोई प्यार से आपको गले लगा के आपको कैरेस नहीं करते, वो आपको नोच फाड़ देंगे अगर वो आपके सामने पड़ गए तो ठीक है। हालांकि ऑथर को शायद ग्रिजली बेयर्स बहुत पसंद है, तभी उन्होंने ग्रिजली बेयर की बड़ी अच्छी सी, बड़ी पॉजिटिव सी, बड़ी प्यार वाली और बड़ी बड़ी कॉर्डियल सी इमेज जो है हमें प्रेजेंट की है, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर आपके यार्ड में, मतलब उन्होंने कहा है कि बाकी जंगल वंगल तो छोड़ो, आपके यार्ड में अगर आपको कहीं घूमता फिरता मिल जाए, आप जंगल में कहीं पार्टी कर रहे हैं और जंगल में मंगल के मूड में हैं आप, और आप गए हुए हैं और वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं और पीछे आपकी यार्ड में आपको को ग्रिजली बेयर मिल सकता है, उनका ये कहना है, ठीक है। और हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। Now, though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, a crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. मतलब क्या बात हुई भाई? हाइना के बारे में बताया गया है, ये हो गया आपका हाइना। और यहाँ पे बात क्या की जा रही है? यहाँ पे बात, एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है क्रॉक्स के बीच में और हाइनास के बीच में। क्रॉक्स आई मीन बाय क्रोकोडाइल, उनके और हाइनास के बीच में एक जो है आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट जो है यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है? अगर आप बीस्ट ऑफ प्रे, दोनों ही जो है वो बीस्ट ऑफ प्रे है, चाहे आप किसकी बात करते हैं, दोनों ही जो है वो क्या है, मतलब वो आप मान सकते हैं कि वो प्रेडेटर्स माने जाते हैं, है ना। दोनों ही अच्छे प्रेडेटर्स, एपिक्स प्रेडेटर्स की लिस्ट में आते हैं, चाहे आप क्रोकोडाइल्स की बात कर लीजिए या हाइना की। और आदमियों पे, इंसानों पे अटैक करने के भी इनके बहुत सारे इंस्टेंसेस जो हैं हमें सुने हैं हमने, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं नोवाइज माइट नॉन प्लस, क्रोकोडाइल यू ऑलवेज टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम्स विद अ
मेरी स्माइल्स, मतलब हाइना के अगर उन्होंने कहा है कि भैया हाइना जो होते हैं उनके पास एक मेरी स्माइल्स होती है, देखा मतलब मेरी स्माइल, बट जब वो रोते हैं तो बिल्कुल घड़ियाली आंसू जिसको हम बोलते हैं वो बहाते हैं। मगरमच्छ के आंसू या घड़ियाली आंसू किसको बोलते हैं हम? अगर आप मगरमच्छ की बात करते हैं तो मगरमच्छ अगेन क्रोकोडाइल, यू नो दैट राइट, और एलिगेटर्स, मगरमच्छ, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, घड़ियाल। अब इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनके आंसू क्यों बोले जाते हैं? एक कहावत बोली जाती है कि मगरमच्छ के आंसू रोना मीन्स झूठा मक्कारी में रोना, मतलब आपको आप कह सकते हैं कि कोई रो वो नहीं रहा है, सिर्फ तमाशे करने के लिए या मक्कार उसमें अपनी मक्कारी में रोना, मतलब कोई कोई रोना होना आ नहीं रहा, तमाशा करना या दिखावे के लिए रोना, उसको हम कहते हैं मगरमच्छ या घड़ियाली आंसू। ठीक है, तो उनकी बात की है, दे आर क्रोकोडाइल्स। नाउ the true chameleon is a small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is a chameleon you see. मतलब अब यहाँ पे क्या बात हो रही है भाई? कैमिलियन की बात हो रही है। कैमिलियन किसको बोलते हैं हम? कैमेलियन किसको बोलते हैं हम? गिरगिट को। ठीक है, तो गिरगिट की बात हो रही है, और गिरगिट क्या है? उसको कहा कि भाई ये छिपकली जैसा दिखता है काफ़ी कुछ, लेकिन उसके कान नहीं होते और ना ही उसका कोई विंग होता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, अगर आप पेड़ की तरफ देख रहे हैं और आपको लग रहा है वहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कैमेलियन है। अब वो क्यों बोला है उन्होंने? ऑब्वियसली क्योंकि कैमेलियन जो है, गिरगिट अपना रंग बदलता है और अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने शरीर के रंग को वैसा बना लेता है। तो अगर वो पेड़ पर बैठा है तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पेड़ के हिसाब से ही अपने शरीर का रंग जो है वो ढाल लेगा, वैसे ही ब्राउन ब्राउन जो है वो बार्क जैसा अपनी बॉडी का कलर कर लेगा, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि वहाँ कुछ बैठा हुआ है या कुछ है, वहाँ पे कोई जानवर है या कोई स्पीशीज वहाँ पर है। और ये क्या है उसका? ये उसका आप कह सकते हैं उसका सेविंग मैकेनिज्म है उसका। ठीक है, उसका सेविंग मैकेनिज्म है। अब ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, राइट। पूरी पोएम हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया भाई? इसके में हमने एशियाटिक लायन पढ़ा, उसके बाद हमने रॉयल बंगाल टाइगर पढ़ा, उसके बाद हमने लेपर्ड पढ़ा, उसके बाद हमने बेयर पढ़ी, बेयर को पढ़ा, उसके बाद हमने हाइना के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने कैमिलियन के बारे में पढ़ा। तो एक चीज़ हमें बड़ी क्लियर होती है कि इस पोएम को उन्होंने इस तरह से लिखा है कि पहली चीज़, इट वॉज काइंड ऑफ अ पजल, है ना। लास्ट में आपको आके समझ में आता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन से जानवर की बात हो रही है, पहली चीज़। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा मिस्ट्री राइटर थी, तो कुछ ना कुछ मिस्टीरियस आप कह सकते हैं कि उन्होंने एलिमेंट जो है वो यहाँ पे भी रखे थे। दूसरी बात, उन्होंने एक और चीज़ अच्छी की कि उन्होंने जितने भी ये जानवरों के बारे में हमें बताया, ठीक है, उनके सबके वाइल्ड एनिमल्स थे, ये कोई भी टेम्ड एनिमल्स नहीं था, एनिमल या फार्म एनिमल नहीं था, सारे वाइल्ड एनिमल्स थे, और सारे आपको कहाँ मिलते हैं? जंगलों में मिलेंगे। और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक, उनके ऊपर उनने बात की है। ठीक है, चाहे आप ये बोले कि भाई हाइना जो है वो घड़ियाली या मगरमच्छ जैसे आंसू बहा सकते हैं, ये कैमिलियन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को डिस्गाइज कर सकता है अगर वो पेड़ पे है, या लायन क्या करता है, या टाइगर के जो येलो ग्राउंड है उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने आपको बहुत क्लियरली बताई। ओनली थिंग, वो बेयर के बारे में उनके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं कि वो कहते हैं कि बेयर आपको आके हक कर सकता है, विच इज़ अ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप जाएं और आपको बियर दिखे तो आप जाके भाग के उसको हक करें। डू नॉट डू दैट, ऑलराइट। बट हमारी ऑथर को शायद बियर बहुत पसंद है। नाउ व्हाट वी मीन टू सी हियर इज कि हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम कैरोलिन वेल के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, एक जनरल जो बैकग्राउंड है, जो एक पोएटिक स्केच है, वो हम समझ लेते हैं कि इनका जन्म जो था वो 18 जून 1862 में हुआ। ठीक है, और यूएस की रहने वाली थी, बेसिकली अमेरिकन राइटर हैं। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है, इनकी मिस्ट्रीज, जैसे मैंने कहा ना, अपनी मिस्ट्री बुक्स के लिए बहुत फेमस है। चिल्ड्रन बुक और ह्यूमरस वर्सेस जिसमें थोड़ा सा मिस्ट्री का एलिमेंट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। जैसे हमने इनकी पोइट्री पढ़ी ना, तो हमें समझ में आ गया कि थोड़ा सा जो मिस्ट्री इन्होंने, आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेट की अपनी राइटिंग में, वो भी आ जाती है। फ्रॉम 1900 वेल gave herself entirely to literary work, and over the next 4 decades she produced a flood of books, some 170 titles that fell into several genres. अब आप कह सकते हैं कि इनका जो राइटिंग थी तकरीबन, है ना, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी राइटर्स थे, पोएट्स थे। 10 साल का इनका जो करियर स्पैन है वो बहुत रिग्रेस रहा, मतलब 10 साल इन्होंने बहुत लग के किताबें लिखी, लग के चीज़ें करी, तो उसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर लिखने की बात करते हैं तो तकरीबन 30-40 साल तक ये लिखती नहीं, और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है।
कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आप लिखते हैं, फिर आपकी जो स्पीड होती है, लेकिन अगर आप इनका एक्टिव करियर स्पैन बोलते हैं तो तकरीबन मोटे तौर पे 10 साल का माना जाता है। बाकी ये स्पेरेडिकली लिखती रही तो पूरा स्पैन आप इनका 40 साल के आसपास का मान सकते हैं। ठीक है, इन्होंने आप कह सकते हैं कि तकरीबन 170 किताबें लिखी हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि अलग अलग जॉनराज में थी, जिसमें ज़्यादातर बच्चों की कहानियाँ थी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों की कहानियाँ थी या मिस्ट्री नॉवेल्स थी। अगर आप बात करते हैं तो डिटेक्टिव स्टोरीज भी इसी में आ जाती हैं, एंथोलॉजी एंड ह्यूमरस एंड नॉनसेंस राइटिंग्स, मतलब नॉनसेंस राइटिंग्स आप कह सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कोई एक सेंस ऑफ स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट नहीं किया गया था। ठीक है, इसलिए हमको ये पता चलता है कि इनफैक्ट एक विम्सिकल राइटिंग भी होती है। ठीक है, तो एक जैसे लुई कैरल की एक पोएम है जो बहुत फेमस है, उसको भी आप नॉनसेंस पोएम में रखते हैं। तो देयर इज नॉनसेंस पोएम्स, आप अगेन जैसे मैंने कहा कि कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है और कोई एक सेंस नहीं बना रहा है उसका, राइट, उसको हम नॉनसेंस बोलते हैं। या विम्सिकल राइटिंग भी वैसे ही होती है। जैसे अगर आप एक टेक्निक होती है राइटिंग की जिसको आप कह सकते हैं लेटर 19th सेंचुरी में या अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी, जिसको आप एब्सर्ड ड्रामा बोलते हैं। ठीक है, एब्सर्ड मतलब फिर अजीब सा, वियर्ड, राइट, उसको आप एब्सर्ड बोलते हैं। एब्सर्ड ड्रामा मीन्स अगेन जो कि चीज़ जो है कोई कोहेरेंट थॉट प्रोसेस में नहीं है, या कोई आउटकम जो है उसका वो कोहेरेंट नहीं बन रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्सर्ड ड्रामा, राइट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वेल को स्पेशली नोट किया जाता है उनके ह्यूमर के लिए। ठीक है, और अगर मैंने जैसे कहा नॉनसेंस वर्स के लिए किया जाता है उनको, और विम्सिकल राइटिंग जैसे मैंने कहा कि विम्सिकल पीसेस हैं। और पहली राइटिंग अगर हम इनकी बात करते हैं तो पब्लिश हुई थी 1896 में। ठीक है, तो इनके बारे में हमको मेरे ख्याल से पोएट्री या इनके बारे में बहुत ज़्यादा, कैरोलिन के बारे में बहुत ज़्यादा जानने का इससे ज़्यादा नहीं है। जितना हमने डिस्कशन कर लिया दैट इज़ सफिशेंट, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और दूसरी बात इनके बारे में ये भी है कि मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने एज ए लाइब्रेरियन भी सर्व किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस थी, इनको पढ़ाई का बहुत शौक था। जैसे मैंने कहा इनके पेरेंट्स जो थे दोनों ही लिटरेरी बैकग्राउंड से थे। इन्होंने शादी जब की तो वो भी अपने आप में अगेन बहुत बड़े, एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हाउस था, जो लिटरेरी हाउस था उसके जो एयर थे, लीगल एयर, उनसे उन्होंने विवाह किया था और लाइब्रेरियन के तौर पे इन्होंने सर्व किया। और जब इनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपना कलेक्शन जो है वो भी लाइब्रेरी को समर्पित कर दिया था, इन्होंने डोनेट कर दिया था। ठीक है, सो यू नो दैट ऑल हर लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड लिटरेचर एंड राइटिंग्स एंड लिटरेरी वर्क्स। ऑलराइट, अब दूसरी हम थीम समझ लेते हैं पोएम की, जिसको मैंने कहा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नाम जो है, जैसे मैंने कहा, टाइटल is a literally is quite a off title for a poem to have, right? बहुत ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पोएटिक टाइटल नहीं है, बहुत ही प्रोज जैसी फीलिंग आ रही है इस टाइटल में से, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। द पोएट डिस्क्राइब्स वेरियस वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर क्वालिटीज। और यहाँ पे हुआ क्या है, हमें एक चीज़ समझ में आती है कि भाई वेरियस अलग अलग स्टैंजर्स में दे हैव पिक्ड डिफरेंट स्टैंजर्स एंड दे हैव एक्चुअली स्पोकन अबाउट द वेरियस क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स, राइट। और सारे वाइल्ड एनिमल उन्होंने उठाए हैं। अब उसमें हर स्टैंजा को उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। तो एक चीज़ हमें समझ में आती है दैट हर स्टैंजा जो है अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट स्टैंजा है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। आप कह सकते हैं कि अगर हम फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो भी अगर आप राइमिंग पैटर्न में देखते हैं तो बात अलग है, दैट ऑफ कोर्स द राइमिंग पैटर्न वाज देयर, इन्वर्जन का यूज़ किया गया है, लेकिन हर स्टैंजा अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग स्टैंजा है। ये चीज़ हमें क्लियर होती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से एक मिस्ट्री, जैसे हम पजल्स बनाते हैं ना, नॉर्मली जैसे पजल्स बनाए जाते हैं, बूझो तो मैं कौन हूँ वाला, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, तो इस टाइप की चीज़ हुई है। ठीक है, मतलब वो क्या किया गया है, उसमें एक मिस्ट्री जो है वो बताई गई है और आपको बूझना है एक तरह से कि भैया आपको लास्ट में आके बताया जाता है कि वो जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है, राइट। तो एक आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जब पोएम लिखी गई थी तो उसमें ह्यूमरस एलिमेंट भी है, एक नॉलेज वाला पार्ट भी है, बिकॉज उसमें बताया जा रहा है, राइट। सो यू विल एक्चुअली स्क्रैच योर हेड टू थिंक कि क्या बात हो रही है। थर्ड पार्ट अगर आप उसमें देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह की, जैसे मैंने कहा कि शी वाज द मास्टर फॉर द मिस्ट्री, तो उन्होंने मिस्टीरियस एलिमेंट भी उसमें ऐड करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सारी चीज़ें, मिस्टीरियस एलिमेंट भी है, ह्यूमरस एलिमेंट भी है एंड इन्फॉर्मेटिव एलिमेंट भी है। तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसमें हमने क्या कहा, पहली बात तो इंडिपेंडेंट स्टैंजास हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बात करते हैं तो अमेलगमेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, अमेलगमेशन
ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब एमालगमेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स क्या हो रहा है? पहली बात हो रही है आपकी मिस्ट्री की, दूसरा एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं तो ऑफ कोर्स ह्यूमर है ना, जिसमें वो कहते हैं कि ईट यू अप वाला लाइन जो है वो ह्यूमरस लाइन है, आपको समझ में आता है। और थर्ड अगर हम ले लेते हैं तो ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव भी है। ठीक है, सो इट इज़ आउट एंड आउट चिल्ड्रंस लिटरेचर का हिस्सा है, हमें समझ में आता है। और तीनों ही बेहतरीन पहलू जो हैं चिल्ड्रन लिटरेचर के इसमें लिए गए हैं। तो इसमें हम एक और चीज़ इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड ठीक है, इट इज़ अ बेहतरीन एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। ये चीज़ें हमें इसके अगर हम थीम की बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ें क्लियर होती हैं थीम में। अब इसमें हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप बात करते हैं एक्सप्लेन हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज एशियन लायन, कितने एनिमल्स लिए गए हैं ये भी हम जानते हैं, 6 एनिमल्स लिए गए हैं। पहला है एशियन लायन, देन शी स्पोक अबाउट द बंगाल टाइगर, द थर्ड इज द लेपर्ड, सो ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट द बिग कैट्स, देन द बेयर, hyena and the crocodile. The crocodile has not been spoken over here. It is chameleon. ठीक है, chameleon की बात की जा रही है। Now, the poet describes the wildlife vividly and in a lively manner. Vividly and the lively manner मतलब बहुत अच्छे वे में और बहुत मज़ेदार वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। Now, इसकी समरी एक बार हम समझ लेते हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी सारी समझा दी है, लेकिन एक बार हम वन शॉट है तो हम एक बार समरी समझ लेते हैं। एक बार अगर समरी हमें समझ में आ गई, पकड़ आ गई ना, तो फिर हमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर समरी हम देखते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय कैरोलिन वेल्स अबाउट द स्ट्रेंज हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आपको मालूम है, जैसे मैंने कहा कि इसमें आप ये भी कह सकते हैं जब आप लिखेंगे कि द टाइटल इज वेरी प्रोजाइक, ठीक है, इट इज़ वेरी प्रोजाइक टाइटल। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि पोएट यहाँ पे एशियन लायन के बारे में हमें क्या कहता है, दैट इज लार्ज टाउनी बीस्ट। टाउनी बीस्ट क्यों बोला गया है? यहाँ पे बीस्ट शब्द जो है वो किसके लिए बोला गया है? आप इनको जो एपिक्स प्रेडेटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए बोला गया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 6 में से 5 जो हैं यहाँ पे एपिक्स प्रेडेटर्स हैं। एपिक्स प्रेडेटर्स मतलब उच्च श्रेणी के, आप कह सकते हैं प्रेडेटर्स मतलब जो एनिमल्स ऑफ प्रे हैं, मतलब जो शिकार करते हैं, ठीक है, उनको आप बोलते हैं प्रेडेटर्स। तो अगर आप देखते हैं तो 6 में से 5 जो हैं वो बहुत एपिक्स या बहुत अच्छे प्रेडेटर्स माने जाते हैं। चाहे आप लायन की बात कर लीजिए एशियाटिक, चाहे आप टाइगर की बात कर लीजिए, चाहे आप बेयर की बात कर लीजिए, चाहे आप हाइना की बात कर लीजिए, चाहे आप लेपर्ड की बात कर लीजिए, तो उनके बारे में बात की गई है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि उसको क्या बोला गया है, सबसे पहले एशियाटिक लायन को लार्ज टाउनी बीस्ट कहा गया है विद अ फेयरफुल रोर। व्हाट डू यू मीन बाय फेयरफुल? मतलब जो फियर इवोक करे, जो डर की फीलिंग जो है आपके अंदर इवोक करे, उसकी दहाड़ सुन के आपका दिल दहल जाए वाली बात है, तो उसको हमने कहा है जिसकी फेयरफुल रोर हो। ठीक है, और यहीं पे हमने बंगाल टाइगर को रोर, हम चाहते तो वो बंगाल टाइगर को भी वो रोर के साथ वो बोल सकती थी, है ना। शेर की दहाड़ भी जो होती है वो बहुत फेमस होती है, बाघ की दहाड़, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रोर को सिर्फ एशियाटिक लायन के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया है, टाइगर के तौर पे नहीं किया है। फाइन। अब यहाँ पे जब बंगाल टाइगर की बात करते हैं आप, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या दिखाया है? उसका कैरेक्टरिस्टिक दर्शाया गया है कि येलो कलर का उसका ग्राउंड है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड? उसकी स्किन जो है वो येलो कलर की है, ठीक है, और उसके ऊपर काले रंग की धारियां हैं, जो कि आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट उसकी पहचान मानी जाती है ना। ऐसी आप उस पे येलो स्किन पे जो ब्लैक धारियां होती हैं वो हम शेर की पहचान मानते हैं। अगेन एक चीज हम बहुत क्लियरली जानते हैं कि शेर की जो धारियां होती हैं वो ना सिर्फ उसके फर पे होती हैं बल्कि बेसिकली उसकी स्किन पे वो धारियां होती हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी क्लियर टू अस। नाउ इट इज ऑलवेज रेडी टू ईट इट्स विक्टिम। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बात ये हो रही है कि भैया अगर आप शेर के सामने पहुंच गए, अगर आप शेर के बाड़े में, अगर वो जू में भी शेर है और उसके बाड़े में कोई गिर गया, ठीक है, तो अगर आप, वो तो उसका मूड अच्छा है, आपको खाने का उसका मन नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है तो बात अलग है, वरना अगर आप शेर के वहां पहुंच गए तो वो सोचेगा कि आप उसके लिए खतरा है, और अगर उसको ये लग गया एक बार कि आप उसके लिए खतरा है तो भाई साहब आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो फिर वो मार काट के खाई जाएगा आपको, चीर फाड़ के, ठीक है। तो ये बात तो
तो तय है। तो आपको क्या कहा जाता है, एक नॉर्मल है कि अगर आपसे बोला जाता है ना बच्चों को भी, शेर है जंगल में, शेर है और जंगल में अगर शेर है तो वो तुमको खा जाएगा, तो बेसिकली वो खाता नहीं है, नेसेसरली वो खाता नहीं है, लेकिन मतलब चीर फाड़ के फेंक के मार तो दे गई, ठीक है। तो क्या कहा जाता है भाई, ही विल ईट यू अप, ठीक है। तो ये एक जो चीज़ है ये हमें बताई गई है कि शेर अगर सामने आ गया तो वो आपको क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है। अब लेपर्ड के ब्लैक स्पॉट हैं उसकी स्किन पे। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, बहुत फेमस अंग्रेजी की कहावत है, दैट लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट, मतलब लेपर्ड जो है वो अपने स्पॉट कभी भी नहीं बदलता है। और ये किस लिए कही जाती है ये कहावत या मुहावरा, ये इस सेंस में बोला जाता है कि भैया जो आदमी जैसा है वो उसकी फितरत कभी नहीं बदलता है, ठीक है। व्हेन यू से दैट लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट, वो लिटरल मीनिंग नहीं होती है ना, मुहावरे या कहावतें या इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको लिटरल मीनिंग में हम नहीं उठाते, या लिटरल मीनिंग जो है वर्ड की वो हम नहीं देखते। हम कैसे देखते हैं, हम उसको देखते हैं इन द सेंस कि उसका जो भावनात्मक मीनिंग है वो क्या है ना, जो चीज़ एम्फसाइज कर रहा है या वो चीज़ जो बता रहा है वो मीनिंग क्या निकल के उभर के सामने आ रहा है, हम उस पर एम्फसाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो लेपर्ड कभी भी अपने स्पॉट्स नहीं बदलता। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान जो उसकी बेसिक फितरत है, जो उसका बेसिक नेचर है, वो कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं आता या वो बेसिक नेचर अपना कभी भी नहीं छोड़ता, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं लेपर्ड के बारे में कि भाई साहब वो छलांग लगाता है। लेपर्ड इज नोन फॉर इट्स लीप, लीप मतलब छलांग लगाना, ठीक है। तो लेपर्ड इज नोन फॉर इट्स लीप, जो वो अपने प्रे के ऊपर लगाता है, मतलब कोई अगर शिकार है उसका, उसके ऊपर वो छलांग लगा के उसको पकड़ता है, और जैसे ही वो छलांग लगाता है और फिर वो ईट इट अप, राइट। तो लेपर्ड अपनी छलांग के लिए और अपने काले स्पॉट्स के लिए पहचाना जाता है, और वही यहां पे ड्रॉ किया गया है। नाउ बेयर कैन कम टू ह्यूमन कॉलोनीज। अब यहां पे एक चीज बोली गई है, यार्ड की बात जब की गई है तो सिंपल सी बात है भैया, जंगल में रह रहे हो या जंगल में मंगल हो रहा है अपना, बढ़िया से अपन ने हटमट वगैरह लेके वहाँ पे रह रहे हैं और अपन गए हैं नेशनल सेंचुरी घूमने, कहीं पे भी गए हैं, तो वहाँ पे तो खैर शेर चीते भी आ सकते हैं। चीते तो खैर अभी अभी आए इंडिया में, तो चीते हर जगह अपने नेशनल सेंचुरी में है नहीं सिवाय एक के, विच इज़ कूनो नेशनल पार्क। लेकिन खैर मतलब समझ गए ना, भावना समझे ना कि भाई लेपर्ड भी आ सकते हैं, शेर भी आ सकता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो बेयर एक ऐसा जानवर है जो कि अगर आप बात करते हैं, आपका घर जो है वो जंगलों के आसपास है, क्लोज विसिनिटी में है ऑफ द फॉरेस्ट एंड द जंगल एरिया, बेयर इज वन सच वाइल्ड एनिमल जो कि ह्यूमन कॉलोनीज में बहुत आसानी से आ जाता है। इसी वजह से ये बात बोली गई है कि आपके यार्ड में आपको घूमता हुआ मिल सकता है, ठीक है, अगर आप वहां रहते हैं तो। हालांकि आने को बाघ भी आ जाते हैं, अब तो हमने डिफॉरेस्टेशन कर करके इतने खराब हालात कर दिए हैं कि अब तो बेचारा शेर और बाघ भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरली भी, तो बेयर जो है वो ह्यूमन कॉलोनीज में आ जाते हैं। ही हग्स अप अ पर्सन एंड कैन पुट टू डेथ। अब हग अप अ पर्सन एंड पुट टू डेथ, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में उन्होंने बेयर को लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आप पर्सनल उनकी व्यक्तिगत उनकी राय मान सकते हैं। हग अप अ पर्सन का मतलब है कि बेयर जो है भैया बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। मतलब जो आपको मालूम है ना भालू, वो दिखने में ही क्यूट लगते हैं, वो टेडी बेयर अपन उनको बोलते हैं, पर वो बेसिकली ऐसे टेडी बेयर टाइप के होते नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत खतरनाक होते हैं और बिल्कुल चीर फाड़ के बराबर कर देते हैं, तो बिल्कुल आसपास नहीं जाना है उनके। ये यहाँ पे इस मामले में आपको पोएट की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखना है, ठीक है। और यहाँ पे उनका हालांकि मतलब जो है वो कहते हैं कि थोड़ा सा डार्क सेंस में उन्होंने बात कही कि वो आपको हक इतना जोर से करेगा कि आपकी वैसी जान निकल जाएगी। तो ऐसा प्यार किस काम का कि वो आपको हक करे और वैसे ही मर जाओ, उस मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसमें भी ये कहा गया है कि वो जो है आपको मार, तो आप ये जितने जानवर हैं सारे मार सकते हैं, वो जो बेचारा लास्ट में जो गिरगिट है वही एक बेचारा ऐसा है जो आपकी जान नहीं लेगा, बाकी तो जितने हैं, जितनों की बात की गई है सब खतरनाक होते हैं, सब मार सकते हैं, ठीक है। और सब क्या मैंने बोला, क्या कौन सा टर्म, एपेक्स प्रेडेटर्स हैं। तो ये बात आप लिख सकते हैं दैट द 6 out of 6 the 5 animals mentioned by the poet are all from the category of apex predators, ठीक है। इसके बाद crocodile always shed tears while eating its victim, a hyena always looks smiling। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे जब हमने बात की always sheds tear while eating its victim, अब यहाँ पे बात हो रही है हाइना की और crocodile के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ किया गया था, ठीक है। कि हाइना जो है उसका जो चेहरा होता है, it always smits into a
स्मर्क, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुस्कुरा के देख रहा है, ठीक है। जबकि क्रोकोडाइल जो है ऐसा लगता है जब वो अपने विक्टिम को खाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो घड़ियाली आंसू जो है, वो मगरमच्छ वाले जो आंसू हैं वो बाहर आए। और मगरमच्छ के आंसू क्या होते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स, या मैं कहूँ कि मगरमच्छ के आंसू या घड़ियाली आंसू। मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ मेरे सामने, कहा जाता है ना, डायलॉग आपने फिल्मों में सुने होंगे। तो उसका मतलब है कि झूठे आंसू मत बहाओ, जबरन झूठ मूठ का मक्कारी में मत रो, है ना, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है, ये मतलब होता है। क्रोकोडाइल टीयर्स अंग्रेजी में भी ये फ्रेज कहा जाता है। अगेन द मीनिंग रिमेन्स द सेम, कि आप झूठ मूठ के या दिखावे के आंसू मत बहाइए। अब ये वाली चीज सामने आती है तो यहाँ पे आपको हाइना के कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है, और एक और एडेड आपको क्या पता चल जा रहा है, क्रोकोडाइल के कैरेक्टर के बारे में भी, ठीक है। अब कैमिलियन की बात हो रही है, तो कैमिलियन की हमने क्या बात की भाई, कि कैमिलियन जो है वो अपने हमेशा क्या करती है, कलर जो है वो बदल लेती है, दिखती कैसी है, छिपकली जैसी दिखती है, और अपनी सराउंडिंग के हिसाब से इट चेंजेस द वर्ल्ड, चेंजेस इट्स कलर टू फिट द वर्ल्ड दैट शी इनहैबिट्स, ठीक है। आपने कैमिलियन को कई बार देखा होगा, गिरगिट को, कि अगर वो किसी पथरीली जगह है तो बिल्कुल ऐसे ग्रे सा कलर कर लेगा अपना, अगर वो पेड़ के ऊपर है तो ऐसे बार्क के कलर से अपने शरीर का कलर कर लेगा। तो इसी का मतलब है यहाँ पे कि उसका जो रंग है वो अपने हिसाब से आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से बदलता रहता है। और वो ये क्यों करता है? अपने बेसिकली बचाव करने के लिए। उसका ये आप कह सकते हैं कि उसका नेचुरल मैकेनिज्म है ये, है ना, उसके प्राकृतिक, उसको ये दिया गया है, उसका गिफ्ट है ये, कि वो अपने आप की रक्षा करने के लिए, स्वयं की रक्षा करने के लिए, उसको एक तरह से आप कह सकते हैं उसको ये क्वालिटी मिली है कि वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकता है, ठीक है। तो आपका नेचुरल डिफेंस है ये, ठीक है, दिस इज इट नेचुरल डिफेंस। और यहाँ पे हमने बात की, वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ सम स्ट्रेंज वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। ये थीम समझ में आ गई है? अब थीम समझ में आ गई है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जैक्टली एक्सप्लेन मैं कैसे कर रही हूँ आपको, मैं आपको एक्सप्लेन उसको प्रॉपर एक एक स्टैंजा के हिसाब से कर दे रही हूँ। हालांकि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर, लेकिन कई बार क्या होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया उसमें क्या मतलब था, या फला लाइन का क्या मतलब था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम पोएम पूरी पढ़ रहे हैं, तो जो लाइन्स हैं हम एग्जैक्टली उनके मतलब जो है हम लेके चलते हैं, हमें कोई उसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना। तो अपन को क्या करना है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। अब यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा फंडा समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको नॉर्मल लिखती, ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर प्रोज की तरह लिखती तो शायद मैं इसको इस तरह से नहीं लिखती, है ना। अगर मैं कैसे लिखती, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, इसमें लिखती इफ यू शुड एवर गो बाय चांस, या इफ यू एवर गो बाय चांस, ठीक है। इस तरह लिखते टू जंगल इन द ईस्ट, ये बात बोलते हैं। एंड इफ दे शुड टू यू एडवांस, ये शुड टू यू एडवांस जो आपको यहाँ पे लग रहा है ना, ये क्या है, बेसिकली ये इन्वर्जन है, ठीक है। ये मैंने कहा ना, इन्वर्जन टेक्निक है जो यूज़ की जाती है पोएम्स में, ताकि आपका पहली चीज़, आपका जो एक ईस्ट बीस्ट एडवांस चांस, ये जो है ना, इनको राइम करने के लिए ये यूज़ किया गया है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है चांस और एडवांस जो एक दूसरे से राइम कर रहा है, ईस्ट और बीस्ट एक दूसरे से राइम कर रहा है। ये करने के लिए हमने इन्वर्जन टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि हमारे जो शब्द हैं वो इस तरह से फिट हों कि फाइनली लास्ट का वर्ड जो है राइम करे, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड इफ दे शुड टू यू एडवांस, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं तो ये ऐसे तो नहीं लिखते शुड टू यू एडवांस, है ना, इसमें हम यहाँ लिख देते यू शुड गो देयर इन एडवांस, या जो भी हम लिखते हैं तो हम उसकी राइमिंग पैटर्न में फिट नहीं होते, इसलिए हमने उसको इन्वर्जन कहा है। अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट किसको बोला गया है, एशियाटिक लायन को। और ये चीज़ हमें बताई गई है लास्ट में, मतलब यहाँ पे जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि काफ़ी कुछ पजल की तरह इसको पोएम को फ्रेम किया गया है, लिखा गया है, कि पहले की 5 लाइन में आपको ऊपर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, राइट। आपको सिर्फ एक भूमिका बनाई जा रही है, एक प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, लेकिन आप जब टुवर्ड्स द एंड आते हैं तो वहां आपको पता चलता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे हैं, इफ ही रोर्स एट यू एज यू डाइन, एज यू डाइन, एज यू डाइन मतलब आपको मार के खा रहा है वो, है ना, यू आर अबाउट टू डाई, ठीक है। डाइन, अब यहाँ पे डाइन की जगह आपने यहाँ पे ये क्या किया है, आप बेसिकली डाइंग होता है वर्ड, है ना,
वर्ड क्या होता है, डाइंग होता है, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगेन जैसे मैंने कहा कि एक सिमेट्री में फॉल नहीं होता वो, या आप ये कह सकते हैं सिंटेक्स में फॉल नहीं होता, एंड दिस इज दी पोएटिक लिबर्टी अ पोएट कैन टेक, राइट। ये एक लिटरेरी लिबर्टी है जो कि राइटर्स ले लेते हैं अबाउट राइटिंग। तो उन्होंने इसको क्या कहा, एज ही रोर्स एट यू एज यू डायन यू विल नो इट इज द एशियन लायन। अब ये डायन और लायन एक्चुअली इनको क्या करना था, इनको करना था यहाँ पे राइम, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इनको करना था इन दोनों को राइम। अब यहाँ पे डाइंग कर देते तो लायन के साथ क्या होता, सिंक नहीं करता वो, ठीक है। तो अब इसको आपको फ्लो समझ में आया इसमें, पहली बात समझो, इफ यू एवर शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you dine, you'll know it is Asian lion। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या समझ में आया, यहाँ पे ये जो है वो इससे राइम कर रहा है, देखो ये जो है वो इससे राइम कर रहा है, और ये जो है ये आपस में राइम कर रहा है। आ गया समझ में? और इसी वजह से हमने यहाँ पे इन्वर्जन टेक्निक का इस्तेमाल किया है। ये क्लियर हो गया? और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है वर्ड को। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें लिख सकते हो, उससे आंसर जो है बहुत सही बनेंगे। नाउ in the given lines, the poet suggests an extreme situation to identify a lion. Why extreme situation? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है as you are dying, मतलब जैसे आप मर रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, बिल्कुल मार ही दिया पोएट ने अपन को। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक एक्सट्रीम सिचुएशन में पोएट की बात हो रही है कि वो जहाँ पे डाइन की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें द पोएट सेज दैट इफ ही रोर्स ऑफ द एनिमल इज अ फियरसम दैट यू फील लाइक यू आर डाइंग, कि आपको ये समझ में आता है कि बिल्कुल मार ही दिया और बिल्कुल जान जो है, प्राण जो है बिल्कुल वो निकल ही गए हैं, छूट ही गए हैं अपने, है ना। मतलब वो कैसे आपको लग रहा है, मतलब वो लिटरली उसकी जो दहाड़ होती है वो आपके दिल को दहला देती है, मतलब दिल की जो गति है आपकी वो लिटरली रुक सकती है, आप मर सकते हो। वो आपको खा जाए, वो तो खाएगा तो वो बाद में खाएगा, आप वो सिर्फ सामने ही आ जाएगा तो आप उसको देख के आपकी जो है वो जान निकल जाएगी, राइट। तो ये वाली चीज जो है आपसे बोली गई है, मतलब एक टेरर की जो पिक्चर है लायन की वो खींची गई है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या किया गया है, दैट terror has been spoken out, right? That terror has been established. यहाँ पे आपने क्या किया है, the terror of the lion has been established। ये समझ में आ गया कि टेरर जो है लायन का वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत सही वे में एस्टैब्लिश कर दिया गया है कि भाई साहब, है ना, बचो तो बच सको तो बच जाओ उसकी दहाड़ के सामने, ठीक है। वो वाली चीज़ आ रही है। देन अगर हम बात करते हैं दैट यू फील लाइक यू आर डाइंग, देन यू कैन बी श्योर दैट यू आर नियर एशियन लायन। तो अगर आपको ऐसा लगता है, और उसमें एक बात बोली गई है कि आप उसकी दहाड़ से आप उसको पहचान सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वो दहाड़ आपने सुन ली तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कि आप किस जानवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। चांस जो है वो एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइन, लाइन, ये क्लियर है। और इसके बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि इन्वर्जन टेक्निक और कॉन्ट्रैक्ट किया गया है यहाँ पे वर्ड को। दूसरी बात, यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, एक फियरसम माहौल किया जा रहा है, एक्सट्रीम सिचुएशन बताई जा रही है टू आइडेंटिफाई एन एशियाटिक लायन। सेकंड, आपको ये बताया जा रहा है इफ यू आर डाइन लाइक इट इज अ fearsome situation has been made, and also the terror of the Asiatic lion and the quality of the Asiatic lion has been precisely established। ये point clear हुआ? Now let's come to second one। Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on the yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है भाई? यहाँ पे बात हो रही है जंगल के राजा की, राइट। यहाँ पे बात हो रही है हमारे वेरी ओन द रॉयल बंगाल टाइगर की, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर, जैसे मैंने कहा कि हमारा नेशनल एनिमल है, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस, राइट। आप सोच सकते हैं कि भाई अमेरिका तक उसकी पूंछ है, ऑलराइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ख़तरनाक है महाशय और कितनी इनकी ज़्यादा ख्याति है दुनिया में। और रॉयल या नोबल इनको इसलिए बोला जाता है, नोबल वाइल्ड बीस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनसे ज़्यादा बड़ी रॉयल्टी या एरिस्टोक्रेटिक अगर आप बात करते हैं तो इनको
इनका जो डिमीनर है ना वो इतना एरिस्टोक्रेटिक है, रॉयल्टी है, तभी उनको बोला ही रॉयल बंगाल टाइगर जाता है, ठीक है, कि वो अपने आप में इसी वजह से इनको नोबल भी बोला गया है। यहाँ पे नोबल एंड रॉयल आर काइंड ऑफ सिनोनिमस टू ईच अदर एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड हियर व्हेन रोमिंग अराउंड ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। ये तो आप समझ चुके हैं, इस तरह की धारियां, ठीक है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, देयर इज अ underlined humor, underline subtle humor, subtle humor in this line which has been mentioned. subtle मतलब जो कि चीज़ बहुत ऑब्वियस नहीं है लेकिन है, राइट और अपने आप में आप कह सकते हैं कि बहुत ही अंडरलाइन सटल ह्यूमर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इफ़ नोटिस, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, है ना, कि भाई नोटिस करना अगर वो आपको खा ले तो लाइफ में, ठीक है। ये सिंपल रूल जो है आपको हेल्प करेगा लर्न करने के लिए। आपको इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एशियाटिक लायन के बारे में इन्होंने बोल दिया दहाड़। अब इन्होंने दहाड़ जो है वो बंगाल टाइगर की भी बहुत फेमस है, बल्कि एशियाटिक लायन से ज़्यादा है, मतलब कई कोस तक सुनाई देती है ना। हालांकि गरजने की आवाज़ तो खैर एशियाटिक लायन की भी सुनाई देती है, मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन तकरीबन मतलब बराबरी का मामला है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे रोर की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ उसको कैसे डिफाइन किया, उन्होंने एक तो नोबेलिटी के हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया कि भाई एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आपको मिले तो, दूसरा जिसकी जो येलो पे जिसकी काले रंग की धारियाँ हो, और दूसरा आप क्या कह सकते हैं, दूसरा आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिसर्न का मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश करना या पहचानना, ठीक है। द टर्म डिसर्न इटसेल्फ मीन्स टू आइडेंटिफाई और टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं मैं इसको, टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, फर्क करना, है ना। तो आपको मालूम है डिसर्न का मतलब। अब यहाँ पे जब हम देख लेते हैं तो इसमें भी सेम अगर आप बात कर रहे हैं तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जो राइमिंग पैटर्न है वो सेम है, पोएम्स का जो राइमिंग पैटर्न होता है वो सेम होता है। जैसे राउंड ग्राउंड के साथ राइम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यू जो है बेसिकली एक ही सेम वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर लिया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली राइम कर रहा है तो वो तो अपनी जगह ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्ड भी रिपीटिशन है, ठीक है। इन सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन द लास्ट सिलेबल इज रिपीटेटिव, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं लास्ट वाले में, अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे लर्न और डिसर्न जो है ये एक दूसरे के साथ राइम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर हम राइमिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो उसमें एक और चीज़ है, राइमिंग पैटर्न आपका वही रहा है जिसमें आप कह सकते हैं कि ए बी करके राइमिंग पैटर्न है, और अगर आप कह सकते हैं कि सी सी, ठीक है। अगर हम इसके एक मोटे मोटे तौर पर राइमिंग पैटर्न की बात करते हैं तो हमें वो राइमिंग पैटर्न समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लाइन 4 एंड लाइन सेकेंड एंड लाइन 4 इसके जो लास्ट के जो सिलेबल्स हैं जो कि राइमिंग सिलेबल्स हैं वो सेम हैं एंड रिपीट हुए हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली मार्क। अब इसमें मतलब हम समझ लेते हैं। इन द अबव लाइन द पोएट सेज व्हाट टू डू इफ यू सी अ वाइल्ड animal with black stripes and yellow body. If he starts eating you, then you can be sure that it's a Bengal tiger. जैसे मैंने कहा कि बड़ा subtle जो है वो जाइब लिया गया है, a very subtle jibe has been taken over here कि भाई अगर वो तुमको खा ले, ठीक है, तो तुम ये समझ जाना कि वो रॉयल बंगाल टाइगर है, राइट। तो यहाँ पे एक बड़ा subtle सा ह्यूमर है और जाइब लिया गया है। जाइब लेना आप ये लिख सकते हैं, if you are writing this down it will create a good impression on the examiner कि आपको मालूम है that a subtle jibe has been taken, a subtle humorous jibe has been taken. This is also what we can mark over here. A subtle humorous jibe has been taken. ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं subtle humorous jibe एट द रीडर हैज़ बिन टेकन, दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे यू जो लिखा हुआ आ रहा है, ये यू जाहिर सी बात है कि वो रीडर को संबोधित करता है,
ठीक है, तो आपको मालूम है, तो यहाँ पे आप दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पता है, बट इट इज़ बेटर नॉट टू वेट टू बी टाइगर्स लंच टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, ये भी एक सटल वे में आपने उस बात को कहा है। अब इसको समझ लेते हैं एक पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, नोबल को आप यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसकी जो रॉयल्टी है या एरिस्टोक्रेसी है उसका सिनोनिम के तौर पे यूज़ किया गया है। ठीक है, बीस्ट क्यों बोला गया है, अगेन जैसे मैंने कहा कि वो क्या है, एपेक्स प्रेडेटर आता है, इसलिए हमने उसको बीस्ट कहा है। दूसरी बात आपको पता चलती है कि यहाँ पे राइमिंग पैटर्न क्या है, राउंड जो है वो ग्राउंड से राइम कर रहा है, यू जो है वो रिपीट हो रहे हैं वो सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, उसके अलावा लर्न और डिसर्न जो है एक दूसरे राइम कर रहा है, तो हम सी मान सकते हैं। नाउ इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इफ ही ईट्स यू जो लाइन लिखी गई है इसमें अंडरलाइन सटल ह्यूमर है, और इसमें डिसर्न का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। If strolling forth, a beast you view, whose hide with a spot is peppered. As soon as he has leapt on you, you'll know it is a leopard. It is the leopard. 'Twill do not good to roar with pain. He'll only leap and leap again. अब यहाँ पे जब हमने बात की है तो हमें स्ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, टहलना। ठीक है, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है आराम से ईजिली वॉक करना या टहलना, उसको हम कहते हैं स्ट्रोलिंग फर्दर। राइट, तो स्ट्रोलिंग की बात हो रही है फोर्थ, स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब आगे की तरफ बढ़ना या आगे की तरफ मूव करना या टहलना। ठीक है, अब बीस्ट यू व्यू, अब अगेन यहाँ पे बीस्ट जो है वर्ड है वो अगेन क्योंकि प्रेडेटर है इसलिए यूज़ किया गया है। ठीक है, खतरनाक है, बीस्ट आप किसको बोलेंगे, बीस्ट आप बोलेंगे जो कि खतरनाक होगा, है ना। कोई बहुत सिंपल सा, आप खरगोश को तो बीस्ट बोलेंगे नहीं। राइट, तो आपको समझ में आ रहा है बीस्ट टर्म ही जो है वो यूज़ क्यों किया जा रहा है, खतरे को डिनोट करने के लिए या डेंजर को डिनोट करने के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात ये समझ लो कि स्पॉट इज पेपर्ड, स्पॉट इज पेपर्ड मतलब उसके शरीर पे काले काले रंग के स्पॉट हैं। ठीक है, पेपर्ड स्पॉट्स हैं उसकी बॉडी पे। एज सून ही हैज़ लेप्ट ऑन यू मतलब यहाँ पे उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो जो अपने शिकार पे क्या करता है, छलांग मारता है, लीप मारता है ना। तो लेप्ट ऑन यू आपको पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है या फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तेंदुआ, आपको वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपने भाई इट इज़ अ बेटर आइडिया कि वो अगर वो लीप कर भी रहा है तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, और अगर आपको दर्द हो रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर वो तेंदुआ आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपको पूरा नोच वोच लेगा तो दर्द तो होगा, लेकिन आप डर से कराएं ना, आप रोर ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो बार बार आप पे लीप करेगा। ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पे ये है। अब इसमें हम सीधी सी बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश करने की बात की गई है वो की गई है। अब यहाँ पे भी अगर हम पैटर्न देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि पैटर्न चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो व्यू जो है वो किसके साथ है, यू के साथ। पेपर्ड जो है वो किसके साथ है, लेपर्ड के साथ। और पेन जो है वो किसके साथ है, अगेन के साथ। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है ना कि जब हम राइमिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं तो एक जैसा राइमिंग पैटर्न जो है पूरी पोएम में लिया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हमने कहा कि रिपीटेटिव जो हो रहा है वो सेकंड स्टैंजा में हो रहा है, जिसमें सेकंड और फोर्थ लाइन में, अदरवाइज अगर आप देखते हैं तो एक नॉर्मल पैटर्न जो है वो लिया गया है, राइमिंग पैटर्न, जिसमें हमने सीधी सी बात की है। जिसमें हमने सीधी सी बात क्या की है, ए बी सी सी, सीधा सा राइमिंग पैटर्न है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं अपन। इन द अबव लाइन्स द पोएट सेज दैट इफ यू हैपन टू सी एन एनिमल विद स्पॉट्स विथ गिव इट सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस। सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस का मतलब क्या है, अगेन जो स्पॉट्स हैं उसकी बॉडी में उसके ऊपर। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जैसे कि लेपर्ड के ऊपर मैंने कहा दैट लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट, है ना। तो आप इसको भी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को आप चाहें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन अ वे। जब आप अपना राइटिंग अपना आंसर लिखेंगे तो द पोएट विल गेट अ बेटर आइडिया दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज बीइंग said and what is being told, आपको मालूम है वो चीज़। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हैं wait until he leaps on you because no matter how hard you cry it will continue powering on you। powering on you मतलब वह आपको दबाता रहेगा, आपके ऊपर छलांग मारता रहेगा। ठीक है, इसको आपको मालूम है कि don't allow it to leap on you। आपको क्या करना है भाई, आपको ध्यान रखना है, आपको इस बात की ख़ास आपको फिक्र होनी चाहिए कि आप किसी तरह से वहाँ पे escape कर जाएँ और वो आपके ऊपर लीप ना करे। अब ये जो लाइन है ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, अब ये जो लाइंस हैं ये एग्जैक्टली पोएटिक वे में लिखी गई हैं। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम अगर आप बात करते हैं फ्लो ऑफ पोएट्री आपको यहाँ नज़र आ रही है, और इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो लाइन बोली गई है ये एक बड़ी सिंक्रोनाइज्ड वे में पोएट्री लाइन है। यू विल सी अ लॉट ऑफ लिरिक्स इन दिस, राइट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन।
Stanza number 4. If when you're walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more cares. Cares का मतलब क्या होता है? गले लगाना, जोर से आप किसी को हक करते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि आप वो आपको केयर्स कर रहा है, ठीक है. इन द अबव लाइन द पोएट सेज दैट द बेयर आर थॉट टू बी गुड रेसलर्स एंड गिव यू अ रियली टाइट हग. अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में, अगेन जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव वे में प्रेजेंट किया है बेयर को, बट नेसेसरली उनका मतलब इतना पॉजिटिव नहीं है, राइट. इट इज़ ये आप कह सकते हैं कि एक उन्होंने सरकास्टिक पिक्चर, या आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर जो है वो प्रेजेंट की है, बट उसका मतलब यहाँ पे हक का मतलब प्यार करने से, दुलार करने से हग वाला मतलब नहीं है. उसका मतलब है कि वो आपको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा अगर आप उसके आसपास गए तो, राइट. ये चीज़ आपको क्लियर होती है. नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इफ़ यू वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, इफ़ यू मीट अ क्रीचर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. अब यहाँ पे भी राइमिंग पैटर्न तो आपके समझ में आ ही गया है कि राइमिंग पैटर्न जो मैंने बात की कि राइमिंग पैटर्न सब जगह सेम है. जैसे यार्ड, हार्ड, देयर, बेयर, गेस, केयर्स. ठीक है, ये समझ में आ गया राइमिंग पैटर्न. अब यहाँ पे बेयर हमने बी कैपिटल है, क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. हमने थोड़ा सा उसको एम्फोसाइज करने के लिए या स्पेसिफिकली स्टैंड आउट करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा है. नाउ इन द अबव लाइन्स द पोएट सेज दैट द बेयर आर थॉट टू बी what? Good wrestlers and can give you a real big tight hug. Although a friendly hug is referred to as a bear hug, but if the real bear will hug you, then it may not feel friendly at all. ये समझ में आ गया कि भाई जब हम किसी को बड़ा अच्छे से, बड़े मन से जब हम किसी के गले लगते हैं ना, तो उसको कहते हैं गिव मी वन टाइट बेयर हग, राइट. उसको बोला जाता है. इस वजह से पोएट ने लिखा है कि भाई बेयर हग जो है वो बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही दुलार भरा माना जाता है. लेकिन अगर आपने असली बेयर को हक करने की सोची तो आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, ठीक है. वो सिर्फ कहा जाता है कि बेयर हग दी जाए, लेकिन बेयर हग मिलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और आपको उससे दूर ही रहना चाहिए. यू शुड नॉट लिटरली लुक आउट फॉरवर्ड टू हैव अ बेयर हग. Though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है बहुत सिंपल सी कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है. पहला स्टैंजा है ये, अगर आप बात करते हैं पूरी पोएम का, जहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे पहली बार दो एनिमल्स का जिक्र साथ में किया गया है, ठीक है. हाइनास एंड क्रोकोडाइल्स. अभी तक हम जो देख रहे थे उसमें हम क्या देख रहे थे? हर स्टैंजा जो है स्पेसिफिकली एक वाइल्ड एनिमल को डेडिकेटेड था. सबसे पहले एशियाटिक लायन, फिर बंगाल टाइगर, फिर आपको पता चलता है बेयर. लेकिन यहाँ पे दो एनिमल्स के बारे में बात की जा रही है और दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा टू डू अ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है. फर्स्ट, सॉरी ये राइट, ये उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, ब्लैक से लिखते हैं अपन. फर्स्ट स्टैंजा टू ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट, राइट. ये अपने तौर का पहला स्टैंजा है जो ये कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहा है. आई मीन नेक्स्ट वाले में लास्ट में अगर हम देखते हैं तो कमीलियन और लिजर्ड के बीच में भी कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है, लेकिन वो कमीलियन और लिजर्ड के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही नाम मात्र का है. मतलब उसमें बताया गया है कि कमीलियन जो है काफ़ी कुछ लिजर्ड जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ पे दो एनिमल्स की क्वालिटी जो है वो डिस्कस की गई है. पहली चीज़, और इसमें एक और बात है कि दो लेवल पे कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. पहली चीज़, यहाँ पे हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है, और दूसरा यहाँ पे हाइना की स्माइल और क्रोकोडाइल के वीप यानी आंसू, टीयर्स एंड स्माइल्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैज बीन डन इन द पोएम. सेकंड थिंग, जब हम कहते हैं कि हाइना की जो लाफ्टर होती है, जो स्माइल तो ठीक है, जो स्मर्क होता है वो तो ठीक है, उसकी जो लाफ की जो आवाज़ होती है वो ह्यूमन लाफ से बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, काफ़ी मिलती है, तो उसकी बात की गई है. और मैंने आपको मगरमच्छ के आंसू या नकली आंसू तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ व्हाट डज इट मीन. सो व्हाट इट इन टोटलिटी इसका मतलब क्या आ रहा है? इन टोटलिटी मतलब आ रहा है कि दोनों ही जो एनिमल्स हैं ये दोनों ही एपेक्स प्रेडेटर्स हैं. हाइना भी और क्रोकोडाइल भी, दोनों की बात आ रही है. उसमें राइमिंग पैटर्न जो है, ऑफ कोर्स यू नो, राइमिंग पैटर्न इज सेम. प्रे में नॉन प्लस दस, एंड द लास्ट वन इज सीसी, ऑफ कोर्स स्माइल्स एंड
क्रोकोडाइल्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन गिवन लाइंस में हमको क्या बोला गया है, पोएट कहता है कि कुछ एनिमल्स उनकी जो वियर्ड एट्रीब्यूट्स हैं उसकी वजह से फेमस है। ठीक है, उनकी जो वियर्ड हैबिट्स हैं या वियर्ड एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वजह से, वियर्ड बिहेवियर जो है उनका उसकी वजह से फेमस है। अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं तो हाइना जब स्माइल करता है तो वो तो हमें स्माइल की बात की जा रही है, लेकिन उसकी जो लाफ है, उसकी जो लाउड लाफ है वो काफ़ी कुछ ह्यूमन लाफ से मिलती है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज कि क्रोकोडाइल जो है, कहते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो आंसू बहाता है while eating its prey. This is what it is being said. Of course, we have not seen the crocodile do that, right? पर यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बहुत ही लाइट वे में बोला गया है भाई, that you don't really have to wait for the hyena to laugh or to see crocodile weep, right? Both the things and both the situations are very, very dangerous and you got to be aware of it and you need to stay away from it. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। Now, come to the last बट नॉट द लीस्ट पार्ट ऑफ इट, राइट। आखिरी में आ गए हम छठे पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कमीलियन की। ठीक है, कमीलियन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग है। मतलब क्या, गिरगिट जो है वो किसके से मिलता जुलता प्राणी है, छिपकली से मिलता जुलता प्राणी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, लेकिन उसकी कोई ईयर्स नहीं है और कोई सिंगल विंग भी नहीं है उसका। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमिलियन यू सी, टिस द कैमिलियन यू सी। यहाँ पे जो राइटिंग है, जो लिखा जा रहा है, जो पोएट्री आपको फॉर्म होते हुए दिख रही है, वो बहुत क्लियर है। नाउ द थिंग इज वेरी क्लियर ओवर हियर, जब मैं यहां पे बोल रही हूं अगेन स्मॉल ऑल थिंक विंग एंड ऑफ कोर्स लास्ट का ट्री एंड सी। ठीक है, तो ये राइमिंग पैटर्न आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैमिलियन की बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है, पोएट कहता है कैमिलियन या गार्डन लिजर्ड जो है वो एक्सपर्ट है कैमोफ्लाज करने में। कैमोफ्लाज मतलब, कैमोफ्लाज आपने आर्मी के कैमोफ्लाज पैंट्स और जैकेट्स वगैरह देखे होंगे ना, जिसमें अगर आपने कैमोफ्लाज कर लिया तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, मतलब बहरूपिया टाइप आप उसमें पूरे घुल मिल जाएंगे, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। उसको हम कैमोफ्लाज कहना कहते हैं, छुपना कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एंड यू अनेबल टू सी अ थिंग ऑन द ट्री, तो अगर आप कुछ चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, if you're unable to see a thing on a tree, that means that the chameleon is there. So it is a ironical situation कि आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आती है, क्योंकि वो क्या करती है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेता है या ढाक लेता है। दिस कैपेसिटी ऑफ कैमोफ्लाज हेल्प्स द कैमेलियन इन सेविंग फ्रॉम द हंटर्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, उसका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है ये। नाउ अब पोएटिक डिवाइसेस जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पोएटिक लाइसेंस में हम बात कर लेते हैं। एज सून एज इट लेप्स ऑन यू ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, द फर्स्ट इंस्टेंस इट शुड हैव बीन लेप्ड। ठीक है, इट हैज लेप्ट ऑन यू, इट हैज लेप्ट ऑन यू लिखा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेप्ट इन द टर्म लेप शुड हैव बीन spelled as leap. In the second instance the team should have begun with, क्या हो रहा है, टी। अब ये पोएटिक लाइसेंस हम क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि पोएटिक लिबर्टी, तो वो अगेन सेम चीज़ है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं पोएटिक लिबर्टी या पोएटिक लिबर्टी, ठीक है, पोएटिक लाइसेंस या पोएटिक लिबर्टी अगर हम यहाँ पे बोलते हैं तो वो सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि स्पेलिंग्स को जो किया गया है वो ट्वर्क किया गया है। ठीक है, स्पेलिंग्स के साथ छेड़खानी की गई है, स्पेलिंग्स को मीटर में या राइम में फिट होने के लिए चेंज किया गया है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डाइंग होना चाहिए था लेकिन डाइन कर दिया गया था। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट की स्पेलिंग जो है वो क्या होनी चाहिए थी, LEPT नहीं होनी चाहिए थी, LEAPT होनी चाहिए थी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट और द लेप शुड हैव बीन लीप। ठीक है, ये जो टर्म है लेप का, इसका मतलब होना चाहिए था ही वुड लीप ऑन यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं इट इंस्टेड ऑफ टी, इट वुड हैव बिगन विथ इट इंस्टेड ऑफ टी, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि सबसे बड़ी बात तो पोएटिक लिबर्टी यहाँ पे ली गई है। दूसरी बात हम कर लेते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन आपको मालूम है, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि जब कंसोनेंट्स के साउंड रिपीट किए जाते हैं तो हम उनको कहते हैं एलिटरेशन। जैसे मैंने कहा रोमिंग राउंड, रोमिंग अराउंड, रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड, यहाँ पे आपको आर जो है इसकी साउंड समझ में आ रही है, राइट, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एलिटरेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हु हग्स यू वेरी हार्ड, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप साउंड देख रहे हैं तो यू विल, साउंड सुन रहे हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंसोनेंट साउंड जो है वो बार बार क्या हो रहा है,
रिपीट हो रहा है, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय इलिटरेशन। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, सो आई डोंट थिंक यू विल हैव इश्यूज विद दैट। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, हमारे जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो बेहतरीन एग्जाम्पल्स होते हैं इलिटरेशंस के, जब कंसोनेंट साउंड जो है वहाँ पे लीप करते हैं या कंसोनेंट साउंड जो है वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। लेप एंड लेप अगेन, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है। दूसरा पोएटिक डिवाइस, जैसे हमने कहा इन्वर्जन, इन्वर्जन मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इन्वर्जन मैं आपको समझा चुकी हूँ, सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब अगेन मैं बता दे रही हूँ, जब नॉर्मल वर्ड्स जो होते हैं, जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, जब हम उनको ऑल्टर करते हैं या उनमें परिवर्तन करते हैं या उनमें चेंजेस करते हैं, राइट, हमारे मीटर में या राइमिंग पैटर्न में या टोन में फिट होने के लिए, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं बेसिकली इन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, पोइट्री में। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। हमें डिफरेंट नेम द डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड इन जंगल्स ऑफ द ईस्ट। अब ईस्ट के जंगलों की बात हो रही है, तो यहाँ पे एशियाटिक लायन की बात हुई थी, ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले जो शुरुआत है वो एशियाटिक लायन से की थी उन्होंने, और बाद में उन्होंने किसकी बात की, बंगाल टाइगर की बात की, लेपर्ड की, बेयर की, हाइना की, क्रोकोडाइल की और कैमेलियंस की। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये जितनी प्रजातियां हैं ये सारी कहाँ पाई जाती हैं, जंगल ऑफ द ईस्ट में पाई जाती हैं, जिसकी बात हो रही है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। थीम क्या है पोएम की, ये हम बहुत गहराई से डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो आंसर लिखा है उस पर फोकस करते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज टू क्रिएट ह्यूमर। बेसिकली आपको ह्यूमर भी है, ये तीनों चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमर भी है और क्या बात हो रही है, इन्फॉर्मेटिव भी है साथ में। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें, और मिस्ट्री भी है, एक तरह से पजल भी क्रिएट किया गया है। ठीक है, द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर बाय सजेस्टिंग डेंजरस वे ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल। यू कैन आइडेंटिफाई मोस्ट ऑफ द बीस्ट वाइल दे आर अटैकिंग यू। अब ज़्यादातर बीस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है वर्ड, एपेक्स प्रेडेटर्स के लिए। ये मैं आपसे बोल चुकी हूँ, जो कि खतरनाक जानवर हैं, है ना। आप किसी छोटू से हेन को या आप रैबिट को बीस्ट नहीं बोलेंगे, बीस्ट आप किसको बोलेंगे, जो बहुत खतरनाक होगा उसी को बोलेंगे। ठीक है, तो बीस्ट इज यूज टू डिनोट द डेंजर और द डेंजर ऑफ द प्रेडेटर्स। ठीक है, और इसमें कहा गया है ये कब आप इनको पहचान सकते हैं, जब ये आपको अटैक कर रहे हो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग फॉर हेल्प और ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, you're busy identifying the attacker, the idea creates humor। और यहाँ पे क्या बोला गया भैया, कि अगर आप जब मर रहे हो या you are about to die, इस तरह की बातें कही गई हैं, तो मतलब हेल्प बुलाने की जगह, इधर उधर आवाज़ देने की जगह आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ मरने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बेसिकली अच्छा ये जो मुझे मार रहा है, ये ऐसा लगता तो है कि ये टाइगर है, ये जो है, ये जो मुझे खाने वाला है, या जिसकी डर से, जिसकी दहाड़ सुन के मैं मरने वाला हूँ लिटरली, ये हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि लायन है। तो ये जो है ना, ये जो बात है, ये अपने आप में ह्यूमर क्रिएट कर रही है। ठीक है, नाउ What does the poet say that the bear's hug may confuse a novice? Bear hug में confuse a novice का मतलब ये है कि जिसने सिर्फ सुना है bear hug के बारे में, ठीक है, तो उसको लग सकता है कि यार ये असली bear आया तो वाओ मैं इसको हग करूँगा, ऐसा लग सकता है। novice मतलब क्या, नौसिखिया, जिसको कुछ नहीं पता, है ना, उसको लग सकता है कि bear hug तो मैंने सुना है बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में कि bear hug करता है आके, लेकिन अगर वो novice को confuse भी कर सकता है, तो बात अब यहाँ पे किसकी आ रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। It is a tendency of a bear to kill his victim by embracing him। लेकिन यहाँ पे टेंडेंसी उल्टी है। अगर आप गए बेयर को हक करने की, वाओ मुझे हक करने आया है बेयर, पता चला कि बेयर की जो टेंडेंसी है वो कैसे मारता है, वो बेसिकली अपने विक्टिम को ऐसे दबाता है और दबोच के मार देता है। ठीक है, तो आपको मालूम है ही हग्स द विक्टिम सो टाइट दैट ही यूजुअली डाइज, बट द नोवाइस हु डज नॉट नो द वेज ऑफ बेयर मे मिसअंडरस्टैंड हिज हग, ही मे थिंक दैट इट इज अ लविंग एम्ब्रेस, जिसको हमने केयर्स के साथ लिखा है, यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं किया है, लिखा है हमने, डिफाइन किया है। ठीक है, Now, what does the poet say about the crocodile and the hyena? अब crocodile और hyena जो है उनके बारे में क्या कहा जाता है, crocodile के बारे में कहा जाता है उसके मगरमच्छ के आंसू, और hyena के बारे में बोला जाता है the poet describes the crocodile and hyena humorously, और वो कहता है कि hyena जो है वो लाफ करता है, in fact it does not लाफ नहीं करता, उसका चेहरा जो है ना, उसके चेहरे की बनावट ही ऐसी कि वो स्मर्क देता है, ऐसी एक स्मर्क सी देता है, तो हमें लगता है कि वो मुस्कुरा रहा है हमें देख के, वो हमें मुस्कुराता नहीं है बिल्कुल हमें देख के, उसके चेहरे की बनावट ही ऐसी है, उसका चेहरा बनता ही ऐसा है। आपने कभी शेर को या किसी जानवर को मुस्कुराते हुए देखा है?
नहीं देखा ना, तो हम उसको बोलते हैं, राइट, हम उसको बोलते हैं, हम अपने हिसाब से उसको परसीव कर लेते हैं, तो वो भी एक ह्यूमरस वे में कहा गया है, ठीक है, कि हाइना सीम्स टू बी लाफिंग, इन फैक्ट इट डज नॉट लाफ, ओनली इट्स फेस अपीयर सो। ऑन द अदर हैंड क्रोकोडाइल जब आंसू बहाता है, जब हम कहते हैं ना उसकी आंखें जब आती हैं व्हेन इट ईट्स द विक्टिम, बेसिकली वो शेड, ये हमने मान लिया कि घड़ियाली आंसू या क्रोकोडाइल या मगरमच्छ के आंसू, बेसिकली वो उनकी बॉडी की एनाटमी ऐसी है, ठीक है, इस वजह से होता है। वो कोई बुरा मान के या उसको बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए वो आंसू बह रहे हैं, उसके ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो उसकी फिजियोलॉजी है, उसकी एनाटमी है, इस वजह से है। लेकिन हम इंसान जो हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ को वी टेक थिंग्स फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, हम अपने पर्सपेक्टिव से समझते हैं, इसलिए हम हाइना की लाफ और क्रोकोडाइल टीयर के ऊपर हमने मुहावरे बना दिए हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, बट दिस इज नॉट सो। ये चीज़ क्लियर हो गई है। Now, many animals can be identified according to the poet's suggestion. Name the animal. Which one would you like to identify? Are there any lessons for us from this poem? ये बड़ा सब्जेक्टिव है। आई ऑलवेज टेक अ सब्जेक्टिव स्टैंड बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह से लिखना है। जो मैंने लिखा है आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज अ बेटर आइडिया दैट यू एड समथिंग फ्रॉम योर ओन साइड। बाकी आपको यहाँ पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं। द पोएट हैज़ लिस्टेड डाउन द वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग 7 एनिमल्स in the poem, that is Asian lion, the Bengal tiger, the leopard, the bear, the hyena, the crocodile and the chameleons. As for me, I would like to identify the bear. मतलब ये पर्सनल चॉइस है, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। द बंगाल टाइगर एंड द लेपर्ड, हाउएवर पुटिंग माई लाइफ ऑन द लाइन। पुटिंग माई लाइफ ऑन द लाइन मतलब क्या होता है भैया, अपनी लाइन का, जान का जोखिम उठाना, रिस्क लेना, ठीक है। जस्ट टू आइडेंटिफाई द टाइगर एंड लेपर्ड डजंट सीम वर्थ द रिस्क। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, ये एक्सक्लेमेटरी क्यों लगाई है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है किसी चीज़ पे एक्सक्लेम करना कि भैया इतने की नहीं हो रही है ना, इतने की भी नहीं हो रही है, टाइप्स। सो इफ आई सी अ नोबल बीस्ट विद black stripes and yellow, I'll know the tiger, and the peppered spot will reveal the leopard. The bear hug I wouldn't mind. The poet, using humor, seems to warn readers against venturing too close to these animals. मतलब basically मतलब क्या है, बहुत humorous way में उन्होंने कहा है, information उन्होंने बहुत सटीक दी है, और उन्होंने ये बोला है कि आपको इनके आसपास नहीं जाना है, ठीक है, आपको इनके आसपास, आपको दूरी बनाए रखनी है, आपको इनके पास नहीं जाना है। This is what he aims to tell you. Now, the poet has listed down the ways of identifying 7 animals in the poem: the Asian lion, the Bengal tiger, the leopard, the bear, the hyena, the crocodile and the chameleon. इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, as for me, I would like to identify the bear, the Bengal tiger and the leopard. ठीक है, however, putting my life on lines just to identify the tiger and leopard doesn't seem worth the risk. मतलब इतना बड़ा रिस्क लेने लायक जोखिम उठाऊं मैं, इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगती है, ठीक है। So if I see a noble beast with black stripes and yellow, I'll know the tiger. मैं उसको दूर से ही पहचान जाऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे खा जाए आके, मुझे दूर से समझ में आ जाएगा। जैसे आपने मुझे बताया कि भैया वो येलो है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, तो आई विल आइडेंटिफाई। एंड द पेपर्ड स्पॉट जो है वो मुझे बता देगा कि ये लेपर्ड है, ठीक है। और एशियाटिक लायन की दहाड़ सुन के ही मुझे बहुत दूर से पता चल जाएगा कि एशियाटिक लायन आसपास है। द बेयर हग आई वुडंट माइंड। द पोएट यूजिंग ह्यूमर सीम्स टू वार्न रीडर्स दैट द वेंचरिंग टू क्लोज टू दीज एनिमल्स। अब यहाँ पे भी बेयर हग आई वुडंट माइंड का मतलब है, मैंने इसको मजाक में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको बड़ा सीरियसली नहीं लेना है, ओके। Now, the poet has successfully used humor to be able to tell or identify wild animals too close to these animals. How do you think we need lots of it in our daily life? हम अपनी अगर बात करते हैं तो humor is a fuel of life. यहाँ पे हम बात करें कि humor कैसे बहुत important है, ठीक है। यहाँ पे significance किसकी बात हो रही है, humor की। humor मतलब हंसी मजाक की, light way में, light hearted way में जब कोई बात कही जाती है उसकी, ठीक है। humor is a fuel of life. Without it, it would become difficult to continue living. Obviously life कितनी boring, कितनी dull, कितनी trite हो जाएगी अगर हम उसमें से सारा हंसी मजाक, सारी मुस्कुराहट, सारा ह्यूमर निकाल लेंगे। Today the life of a common man is typically mired with stress, tension, problems and sadness. It is amazing how the smallest problems may take on epic proportion for a common person. अब ये मेरा लिखने का तरीका है, आप इसको आइडेंटिफाई करके दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब epic proportions of a common person, in such a situation becomes necessary to have a little humor in life. अब आपको क्या लिखा है कि भाई आम तौर पे एक आम आदमी की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उलझी हुई है, इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा
ज़्यादा गुत्थम गुत्थी आजकल चलती है दुनिया की कि अगर हम उसमें से ह्यूमर निकाल देंगे, हंसी मजाक निकाल देंगे, तो आप सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा दुनिया में सर्वाइव करना, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हैव अ लिटिल ह्यूमर, और वी add humor to our daily life, otherwise it will become very very plain and boring and dull, right? It gives us much needed respite from a monotonous routine. Monotonous routine को हम यहाँ पे रोजमर्रा का जो घिसा पिटा रूटीन है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनस, ठीक है? टीडियस रूटीन भी हम लिख सकते हैं। टीडियस का मतलब होता है जो थकाने वाला, बहुत ही जो हमारी बिल्कुल एनर्जी ड्रेन कर देता है, उसको हम बोलते हैं टीडियस रूटीन, ठीक है? एंड हेल्प्स अस फेस लाइफ मोर पॉजिटिवली। दैट द पोएट सक्सेसफुल यूज ऑफ ह्यूमर हेल्प्स लाइवन आवर माइंड्स। लाइवन मतलब हमें थोड़ा सा जिंदा दिली वाली जो चीज़ आती है ना, जो लाइवन मतलब हमें जागृत कर देता है टाइप्स, ठीक है? माइंड एंड ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेसेस। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें पढ़ के हमारे मुस्कुराहट आई ना आपके भी चेहरे पे, मेरे भी चेहरे पे आई, तो वही जो उसका ऑथर का या पोएट का जो आप कह सकते हैं जो एक एम था, जो एम्बिशन था, वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। नाउ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मतलब जो हमने सीधे सीधे पोएम से लिखे हैं। अब इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एंड यू आर डाइंग, यू नो इट इज एशियन लायन। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं? वेयर शुड यू गो बाय चांस, व्हाट डू यू मीन बाय द ईस्ट, ठीक है? क्वेश्चन समझ लो क्या बना यहाँ पे। आंसर ये बना भाई, यू शुड गो टू द जंगल इन कास्ट बाय चांस, द ईस्ट मीन्स द कंट्रीज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? ये समझ में आ गया। ईस्ट का मतलब है, हम बात कर रहे हैं ओरिएंटल साइड आने की या ईस्टर्न कंट्रीज की। हाउ डज ही डिस्क्राइब एनिमल लुक, हाउ विल यू नो दैट इट इज एन एशियाटिक लायन। अब इसको कैसे कहा है? Described, animal looks large and yellow colored, it will roar at you when you are dying with fear. अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? और इफ sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on the yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Who is the noble wild beast? Describe its appearance. Noble wild beast is a Royal Bengal tiger, of course, ठीक है? And he has black stripes on yellow background या yellow skin, ठीक है? Now rhyming words in this stanza, rhyming words तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। The described animal looks large and yellow color, it will roar at you when you are dying with fear। तो हमें rhyming scheme हमें बहुत अच्छे से मालूम है। And the rhyming scheme for the रुको, the rhyming scheme कैसी है हम ये जानते हैं। rhyming scheme is A B C is the rhyming scheme of the poem, and we know that very clearly. Now, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ear at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. How does a chameleon look? Where is the chameleon generally found? अब chameleon कैसे लगती है? Chameleon looks like a lizard. उसका जो आप कह सकते हैं उसकी जो बनावट है वो lizard जैसी है, और उसके ears और wing नहीं होते हैं, और वो कहाँ पे होती है? ज़्यादातर trees पे होती है या ऊंची जगहों पे होती है जहाँ पे आप उसको find out नहीं कर सकते। Why can't we see chameleon on the tree? हम क्यों नहीं देख पा रहे भैया chameleon को tree पे? क्योंकि we can't see the chameleon on the tree because it changes its body and color according to the surrounding। और यहाँ पे वो जो word है camouflage वाला, आप वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि इसका defense mechanism होता है, ठीक है? With this note, we have finally come to an end of a very interesting and very lovely poem। मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई, आई एम श्योर आपको भी पसंद आई होगी। आपने किससे आइडेंटिफाई किया सबसे ज़्यादा, आप ये बताइएगा मुझे, ठीक है? कि आपको एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, हाइना, क्रोकोडाइल, बेयर या कैमेलियन, कौन सबसे ज़्यादा, या लेपर्ड, कौन आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, या किसके बारे में जो लिखा गया था वो सबसे अच्छा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ओके, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। आपको क्या करना है? आपको स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, आपकी जो एग्जाम है उसकी तो तैयारी हो ही रही है, साथ में हमारे यहाँ जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी भी तैयारी साथ में हो रही है, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पे साथ में मिल जाएंगी। तो बिल्कुल परेशान होने की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई कहीं पे भी कोई लोड लाइफ में लेने की ज़रूरत नहीं है। यू विल फाइंड एवरीथिंग राइट हियर। और इसी नोट पे आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई भी अगर प्रॉब्लम लग रही है, कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल गेट बैक टू यू। एंड ऑन दिस नोट I'm signing off and be very good. Thank you so much. And yes, I forgot. हमारे एक और महाशय हैं जो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं मेरे साथ साथ। ये आ गए।
ठीक है, तो हमारा स्वीट सा पैंडा जो है, क्योंकि आज एनिमल्स के ऊपर हमने पोएम की है और हमारा स्वीट सा पैंडा भी आ गया है आपको थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। नाउ फाइनली थैंक यू सो मच।